विश्व हिंदू परिषद वालों, ऐ बजरंग दल वालों, ऐ नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। हेलो फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के ब्लैक मैजिक के बारे में। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे वो जो आपकी सुपरस्टिशन वाली ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ब्लैक मैजिक तो एक व्यंग की तरह है कि हमारे भारतीय राजनीति किस तरीके से लोगों के ऊपर काला जादू की तरह काम करती है। कैसे भारत के लोगों का, भारत की राजनीति, भारत के इलेक्शन से किस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है, किस तरीके से उनके ऊपर भारत की राजनीति का गलत तरीके का प्रभाव पड़ता है, और कौन कौन से सुधार होने चाहिए भारत की राजनीति को लेकर, भारत के इलेक्शन को लेकर। इन सभी तरीके की समस्याओं के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे और इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि आखिर अमेरिका के संविधान में या अमेरिका के राजनीति और इलेक्शन में भारत की तुलना में क्या बदलाव है और कैसे वो भारत से कुछ मामलों में आगे है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं कुछ बातों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। ना तो मैं कांग्रेस की तरफ हूँ, ना तो मैं बीजेपी की तरफ हूँ। मैं केवल एक भारतीय नागरिक हूँ, इंडियन सिटीजन हूँ, और इंडियन सिटीजन होने के नाते मेरा जो ओपिनियन है, और जब मैं अपने आसपास इस तरीके की समस्याएं देखता हूँ, इस तरीके के लोगों के अंदर चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे यह होता है कि मैं भी किसी तरीके से अपनी बात को कहीं रख पाऊँ, और ये एक साधन है, इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। भारत की राजनीति और इलेक्शन की जो सबसे पहली समस्या है वो है इलेक्शन टाइमिंग। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश बहुत ही विविध है, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, और अक्सर हम देखा करते हैं कि हर साल किसी न किसी स्टेट की एक साथ में चुनाव होते रहते हैं। न सिर्फ एक साल, हर साल ही किसी न किसी स्टेट के चुनाव होते ही रहते हैं, लगातार चुनाव होते रहते हैं। अब इसके सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या देखने को मिलता है, ज़रा ये समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कभी भी किसी भी इलेक्शन से पहले कितने ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं। आप खुद देखे होंगे कि लोग कहीं पे दुकान पे चाय पी रहे होते हैं या कहीं पे गप्पे मार रहे होते हैं, वहाँ पर भी इलेक्शन की बातें चालू कर देते हैं। और न सिर्फ सीनियर्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि न सिर्फ मैं इनकी बात कर रहा हूँ सीनियर सिटीजन्स की जो कि नेशनल पॉलिटिक्स पे डिबेट करते हैं, बल्कि जो यूथ हैं आज के, वो भी इसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं। वो भी पूरी तरीके से आज की राजनीति से पूरा इंटरेस्ट रखते हैं, पूरी तरीके से उसमें रुचि दिखाते हैं। और ख़ास करके जब हर साल चुनाव आते हैं तो पूरे साल, हर साल कहीं ना कहीं पे डिबेट होता रहता है, कहीं ना कहीं पे इस तरीके की चर्चाएं होती रहती हैं। वैसे देखा जाए तो पूरा दुनिया ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। आज आप सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया देख सकते हैं। खास करके अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम पे रील्स से जब बड़ा एडिक्शन तो मेरे ख्याल से कुछ है ही नहीं। और इसी के बीच इलेक्शन जैसी चीज़ें आ जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्शन खराब है, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, खास करके हमारे लोकतंत्र जैसे देश के अंदर इलेक्शन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। लेकिन इलेक्शन के तरीके में थोड़ा बदलाव आना चाहिए। इलेक्शन टाइमिंग को लेकर सबसे ज़्यादा चिंताएं होती है। इलेक्शन टाइमिंग को सुधारना चाहिए। आप अगर सच में मैं बताऊं, आप अमेरिका की इलेक्शन टाइमिंग को देखिए। अमेरिका के संविधान में बाकायदे इलेक्शन की टाइमिंग तक भी डिफाइन किया गया है कि प्रॉपर कि जब भी इलेक्शन होगा वो नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो पहला मंगलवार पड़ेगा उसी तारीख को ही इलेक्शन होगा। प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, बहुत सारी इस तरीके की इलेक्शन, मतलब उनके संविधान में ये भी डिफाइन किया गया है कि आपका इलेक्शन कब होगा। और पूरे हर स्टेट्स का, जितने भी अमेरिका के स्टेट्स हैं, चाहे वो फ्लोरिडा हो, न्यूयॉर्क एग्जाम्पल में, सभी जगह का, पूरे अमेरिका का एक ही तारीख को, एक ही दिन के अंदर पूरा इलेक्शन खत्म हो जाता है। और भारत में दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस वजह से हमारे यहाँ एक दिन में इलेक्शन करा पाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आपने कभी न कभी अपने लाइफ में पॉलिटिकल डिबेट देखे ही होंगे। एक तो देखा ही होगा कि लोग पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं। और यही नहीं, वो जो डिस्कशन लोगों के बीच में होता है ना, कहीं पे सड़क के किनारे, कहीं पे दुकान पे चाय पी रहे हैं, वहाँ पर एक पॉइंट पे आएगा वो डिस्कशन इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा कि लोग एक दूसरे के ऊपर हाथापाई करने को भी तैयार हो जाते हैं अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। और इस तरीके से कितना भयानक प्रभाव पड़ रहा है हमारे समाज के ऊपर इस तरीके के इलेक्शंस का। इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका के आप इलेक्शन सिस्टम को देखिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्शन को टाइमिंग के लेकर कि पूरे देश के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसा एक्ट पास किया जाए कि जिसमें ये संशोधित किया जाए कि देखिए चुनाव जो होगा वो किसी एक खास समय पे होगा और पूरे देश का एक साथ में ही होगा।
लगभग जितने ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने पद होंगे वो एक ही दिन में 5 साल में 4 साल में जैसा भी है, जैसे कि अमेरिका में 4 सालों का है, हमारे यहाँ 5 सालों का प्रथा चल रहा है कि 5 सालों के अंदर इलेक्शन होता है। तो 5 सालों के अंदर एक ही बार में इलेक्शन कराकर ख़त्म कर दीजिए, ताकि आने वाले अगले 5 साल तक बीच में कभी भी इस तरीके के इलेक्शंस के डिस्टर्बेंस ना आए, लोगों को इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व ना होना पड़े फालतू की डिबेट में। जैसा कि इलेक्शन होगा, मान लीजिए महाराष्ट्र का इलेक्शन हो रहा है, महाराष्ट्र का रिजल्ट आएगा महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र की जनता को चाहिए ना उसमें इंटरेस्ट दिखाए, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की किसी दुकान के अंदर चाय पीते हुए 4 लोग अपने आप में डिबेट करेंगे कि महाराष्ट्र का क्या होगा। अरे आपसे क्या मतलब है महाराष्ट्र का क्या होगा। सबसे बड़ी मुख्य समस्या है कि चुनाव जो होने चाहिए वो 5 साल में एक ही बार कराओ, ताकि बीच में कहीं भी इस तरीके के लोगों के बीच में दिक्कतें ना आए, लोगों को इस तरीके के डिबेट सुनना ना पड़े, इस तरीके के भाषण, खास करके जो वॉयलेंट आजकल लोग स्पीचेस दे रहे हैं ना। हर स्टेट्स का इलेक्शन एक साथ में कराओ। इसके लिए बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लगी, मुझे पता है एक दिन के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन का इलेक्शन करा पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन काम इसी पे करना है, क्योंकि अगर इस पर काम नहीं होगा ना तो इस तरीके से जो सामुदायिक भाषण होते हैं, भड़काऊ भाषण लोग बोलते रहते हैं ना, कम्युनिटी वायलेंस स्पीचेस देते रहते हैं अलग अलग नेता पूरे साल, हर साल पूरे देश, क्योंकि हम हमेशा से इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, तो कभी आ जाएगा कि फला कर्नाटका के इस लीडर ने ये बोला, फला हरियाणा के इस लीडर ने ये बोला, दिल्ली में इस लीडर ने ये बोल दिया। इस तरीके से पूरी तरीके से जनता का मन जो है एक तरीके से समझ लिए काले जादू की तरह पूरा सम्मोहन कर लिया जाता है। अब यहाँ पे जो दूसरी समस्या है हमारे देश की वो है पार्टी फंड को लेकर। यानी हमारे देश में ज़रूरत है कि यहाँ पर एक ऐसा एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाए जो यह सुनिश्चित करे कि सभी पार्टियों को एक लिमिटेड फंड खर्च करने की शर्त रखी जाए कि आप इससे ज़्यादा फंड यानी कि धन अपने पार्टी के लिए यूज़ नहीं कर सकते किसी भी तरीके के आंदोलन के लिए, कैंपेन के लिए, जो भी प्रचार होते हैं इलेक्शन से पहले, उसमें जितने भी पैसे खर्च होंगे आप इस निश्चित राशि से ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकते। एक फिक्स्ड वैल्यू रखी जाए कि आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं यूज कर सकती इलेक्शन के प्रचार के लिए, आंदोलन के लिए, वरना ये आपके लिए एक तरीके का क्राइम माना जाएगा। इस तरीके का एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाए। और इससे होगा क्या, जब किसी भी पार्टी के पास एक निश्चित धन होगा तो वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल प्रचार में ही करेगा, प्रचार के ही रूप में करेगा, न कि किसी को खरीदने के रूप में। क्योंकि हम जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पैसा आता है किसी पार्टी के अंदर, वो पैसे क्या किए जाएंगे, वो पैसे खरीदने के लिए वोटर्स को खरीदे जाएंगे उस पैसे से, और इस वजह से जो फेयर इलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। जब हम पैसे ही देकर किसी को खरीद ले रहे हैं तो क्या है वो इलेक्शन, उस इलेक्शन का क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो ये देखे कि सभी पार्टी के पास एक लिमिटेड फंड ही रहे, उससे ज़्यादा वो यूज़ नहीं कर सकते इलेक्शन के प्रचार प्रसार में। अब यहाँ पे जो तीसरी बड़ी समस्या है वो है कैंपेनिंग टाइम। इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि ये जो कैंपेनिंग टाइम है ना, इसको और शॉर्ट रखा जाए, मतलब कम से कम टाइम दिया जाए लोगों को अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, कि इस 20 दिन के अंदर आपको छूट दी जा रही है कि आप अपनी पार्टी का प्रचार करें, जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके आप करिए, लेकिन केवल 20 दिन के बाद 21वें दिन वो एक क्राइम होगा अगर आप किसी भी तरीके के आपकी पार्टी का प्रचार लोगों के बीच में जाकर करेंगे। जितना हो सके कैंपेन को टाइमिंग को शॉर्ट किया जाए, और इससे, क्योंकि अगर ये शॉर्ट नहीं किया जाएगा तो इससे बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने पार्टी की रैलियां निकालते हैं, सभाएं करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, जिस वजह से लोग बेवजह बिना मतलब के यातायात में बाधा पैदा कर देते हैं, लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं, और यही नहीं, केवल लोगों को नहीं, बच्चों तक को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। जहाँ भी स्कूल होगा, स्कूल के बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते रहते हैं। अब जो चौथा बड़ा कारण है जिस वजह से मैंने भारतीय राजनीति को ब्लैक मैजिक के साथ कंपेयर किया है, वो है डाइवर्सिव रेटोरिक। डाइवर्सिव रेटोरिक का मतलब है विभाजनकारी बयानबाजी। यानी जितने भी पार्टी के लीडर हैं वो जानबूझकर केवल अपने पार्टी के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, लोग अपने समुदाय, अपने धर्म, अपने जाति के लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके के भड़काऊ बेवजह बयानबाजी करते हैं, विभाजनकारी बयानबाजी करते हैं। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। जितना ये मुल्क तेरा है उतना ही ये मुल्क मेरा भी है।
यानी कि उनका केवल एक मकसद है, किसी तरीके से मैं इलेक्शन में जीत जाऊं और इसके लिए मुझे कुछ भी बयान देना पड़े, कैसा भी मैं लोगों के बीच में कैसा भी कम्युनल वायलेंस स्पीच दूंगा, किसी भी तरीके का। जैसे कि अभी हाल ही में राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया, आप चेक कर सकते हैं। तो राम मंदिर जब उद्घाटन हो रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि ये राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है ये एक्चुअल में लोकसभा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, यानी बीजेपी को इससे फायदा होगा। मुझे नहीं पता उनकी मंशा क्या है, लेकिन अगर प्राण प्रतिष्ठान भगवान श्री राम का हो ही रहा है इतने सालों बाद, तो इसमें बुरा क्या है, इसमें क्यों किसको प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान यानी कि राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कितने ही अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने कितनी अभद्र टिप्पणियां की है, कमेंट्स पास किए हैं, अब केवल और केवल अपने पार्टी को फायदा दिलाने के लिए, अपने आप को फायदा दिलाने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। किसी के भी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा देना, किसी के आस्थाओं को ठेस पहुंचा देना, किसी को डिफेम कर देना, किसी को डिसरेस्पेक्ट कर देना। और मैं चाहता हूं कि इस तरीके के बयानबाजी करने वाले लोगों को अलग से ऐसा कानून, एक ऐसा एक्ट पास किया जाए ताकि इस तरीके के बयानबाजी अगर कोई करे तो उसे जितना हो सके सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, ताकि कोई भी इस तरीके का कार्य करने की जरूरत ना करे हमारे देश के अंदर। चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा होगा और आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।